नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि मेरी आपसे बात हुई थी, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी का पार्ट 3 जो है मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रेंड्स माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। जो विद्यार्थी फ्रेंच था, उसके दिमाग में क्या भय था जब वो सुबह स्कूल के लिए तैयार होता है, स्कूल के लिए निकलता है। तो इसका आंसर है, द लिटिल फ्रेंच फियर्ड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट पार्टिसिपल्स। लिटिल फ्रेंच जो था, उसको भय था कि टीचर उसको डांट लगाएगा क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स तैयार नहीं किया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस इस बात का उसने दृढ़ निश्चय क्यों किया कि उसको पानी के भय से बाहर आना है। तो इसका आंसर है, द मिस एडवेंचर हैड ruined his fishing trips. He could not enjoy water sports like canoeing, boating, fishing and swimming. डगलस के साथ जो दुर्घटना हुई थी, उसने उसकी मछली जो पकड़ने की उसकी आदत थी, जो उसकी हॉबी थी, उसको पूरी तरह से खराब कर दिया था, उसके टेस्ट को खराब कर दिया था। और वो बाकी के वाटर स्पोर्ट्स जो होते थे, जैसे कि कैनोइंग एक प्रकार की है ना, गोल नाव होती है, उसको चलाते हैं पानी में। बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग, वो जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो कर नहीं पा रहा था पानी के भय की वजह से, जो दुर्घटना उसके साथ हुई थी। He had an ardent wish to enjoy such activities and regain his lost confidence. उसके अंदर तीव्र इच्छा थी कि वो ये वाटर स्पोर्ट्स वाली गतिविधियों को एंजॉय कर सके और अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पा सके। रीगेन मतलब होता है फिर से प्राप्त करना। सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इस वजह से उसने दृढ़ निश्चय किया था कि उसको पानी के भय से बाहर निकलना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर ने अपनी गलती कब महसूस की। तो इसका आंसर है, इन द डे लाइट व्हेन द पेडलर्स क्लीन सेव्ड एंड वेल ड्रेस्ड मैनर द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। पूरा जब दिन के प्रकाश में आयरन मास्टर पेडलर को क्लीन सेव बनी हुई दाढ़ी के साथ और अच्छे कपड़े पहने हुए देखता है, तो वो पहचान जाता है कि ये तो कोई और है, जिसको वो कोई और व्यक्ति कैप्टन वॉन स्टेहल समझने की वो भूल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जो है, किसानों को 25% का जो रिफंड मिल रहा था, जो पैसा वापस लौटाया जा रहा था, इस बात से सहमत क्यों हो गए थे। तो उसका आंसर है, गांधी जी एग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। गांधी जी 25% रिफंड के लिए जो अंग्रेजों द्वारा फार्मर्स को लौटाया जा रहा था, किसानों को लौटाया जा रहा था, वो एक्चुअल में किसानों और अंग्रेज जमींदारों के बीच में जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने 25% रिफंड को स्वीकार कर लिया था। फॉर हिम द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के लिए कितना पैसा लौटाया जा रहा था, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर मनी एज वेल एज देयर प्रेस्टीज। बल्कि पहली बार जो है अंग्रेज जमींदारों ने जो है ना अपनी गलती मानी, और न केवल वो पैसा लौटा रहे थे, बल्कि वो अपना आत्मसम्मान, जो उनको गुरूर था, वो भी, उनका गुरूर भी कम हुआ था। दिस गेव अ मॉरल विक्ट्री टू द फार्मर्स। इससे जो है किसानों को नैतिक जो है जीत मिल गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। ये पोएट्स एंड पैनकेक्स का क्वेश्चन है। उसमें जो लीगल एडवाइजर होता है उसके बारे में ये प्रश्न है कि लीगल एडवाइजर जो है अपने पेशे, अपने व्यवसाय के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता था, लोगों के द्वारा कहा गया है ऐसा पोएट्स एंड पैनकेक्स में। तो आइए आंसर चेक करते हैं। द लीगल एडवाइजर नेवर हेल्प्ड एनीबडी टू सॉल्व अ लीगल प्रॉब्लम। जो लीगल एडवाइजर था, कानूनी सलाहकार था, उसने कभी भी किसी को
है ना, सलाह नहीं दी कि किसी की समस्या, जो कानूनी समस्या है, वो कैसे दूर होगी। ही क्रिएटेड लीगल प्रॉब्लम फॉर अदर्स, बल्कि उसने लोगों के लिए और कानूनी समस्या बढ़ा दी थी। देयरफॉर द लीगल एडवाइजर रिफर टू एज द अपोजिट बाय अदर्स, इसी वजह से लोगों के द्वारा उसको अपने पेशे के विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति कहा जाता था, लीगल एडवाइजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? क्या सोफी गोइंग प्लेसेस लेसन जो है उसका प्रश्न है ये। डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? क्या सोफी डैनी केसी जो फुटबॉलर था, यूनाइटेड टीम में खेला करता था, क्या वो उससे सही में मिली थी? मीट मतलब होता है मिलना। तो इसका आंसर है नो, सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी इन रियलिटी। नहीं, डैनी केसी से सोफी जो है वास्तविकता में नहीं मिली थी। शी हैड जस्ट सीन डैनी केसी ऑन द फील्ड व्हेन शी वेंट टू वॉच द टीम यूनाइटेड प्ले अ फुटबॉल मैच। वो डैनी केसी को पहली बार तभी देखी थी जब वो यूनाइटेड टीम की तरफ से फुटबॉल मैच खेल रहा था ग्राउंड में, तभी वो दूर से बैठ के दर्शक दीर्घा में उसने पहली बार डैनी केसी को देखा था, उससे वो कभी मिली नहीं थी। आइए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला प्रश्न है, व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? ये माय मदर एट 66 पोयम का है कि जब वो अपनी माँ की तरफ कवयित्री देखती है तो उसको क्या चिंता सताती है। वरीड मतलब होता है चिंता में होना। द पोएट्स मदर लुक्स वेरी ओल्ड, वीक, विदर्ड एंड इनएक्टिव। जो कवित्री की माँ है वो बहुत बूढ़ी दिखती है, बहुत कमजोर दिखती है, और उसके चेहरे में जो है झुर्रियाँ आ गई हैं, और वो बहुत इनएक्टिव है, अक्रियाशील, मतलब उसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, सुस्त सी पड़ी रहती है। शी इज़ वरीड अबाउट हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। वो अपनी माँ के निकट आती जो मौत है बुढ़ापे की वजह से, उसके बारे में वरीड है, चिंतातुर है वो। क्वेश्चन नंबर 2, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक गिनती गिनना और शांत रहने से हम क्या हासिल करने वाले हैं? ये पाब्लो नेरुदा की पोयम है कीपिंग क्वाइट, उससे ये प्रश्न लिया गया है। तो इसका आंसर है, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल ब्रिंग अस द पीस ऑफ माइंड। 12 तक गिनते गिनेंगे और जब हम कुछ नहीं करेंगे, स्टिल एकदम शांत रहेंगे, तो जो है हमारे दिमाग को शांति मिलेगी। पीस ऑफ माइंड मतलब होता है दिमाग की शांति। क्वेश्चन नंबर 3, 11वें प्रश्न में ही क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर वॉज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वॉज इट मेड? जो स्टैंड था, रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये कविता लिखी गई थी, तो उसमें स्टैंड जो है वो कहाँ स्थित था और ये कैसे बनाया गया था? हाउ वॉज इट मेड का मतलब होता है यह कैसे बनाया गया था। तो इसका आंसर है, द स्टैंड वॉज सिचुएटेड ऑन द रोड साइड। ये जो है रोड के किनारे था, रोड साइड मतलब होता है रोड के किनारे ये स्टैंड बनाया गया था। द विलेजर्स लिविंग नियर द रोड साइड एक्सटेंडेड एन ओल्ड हाउस विद अ लिटिल सेट। जो रोड के बगल में ग्रामीण रहा करते थे, उन्होंने जो है अपने घर को थोड़ा सा और आगे जो है टीन के सेट से जो है और आगे थोड़ा सा उसका हिस्सा टीन के सेट से बना लिया था, और वही उनका वो रोड साइड स्टैंड था, ऐसे उन्होंने बना लिया था। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट डज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर? ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स से ये प्रश्न है, जिसको एंड्रीन रिच ने लिखा है। व्हाट डज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर? वेडिंग बैंड मतलब होता है अंगूठी। इससे कवयित्री का क्या आशय है? स्टैंड फॉर का मतलब है क्या आशय है। द वेडिंग बैंड स्टैंड्स फॉर द रिंग दैट बाइंड्स आंट जेनिफर with massive weight of the responsibilities of a married woman। जो वेडिंग बैंड है वो एक अंगूठी है जो आंट जेनिफर को जो है अब बांधती है, वो जो मैरिड वुमेन, शादीशुदा महिलाओं की जो जिम्मेदारी होती है, उसके भारी भरकम बोझ से उसको बांधती है, बंधन में बांधती है। वेडिंग बैंड मतलब रिंग है, वो अंगूठी है, वो जिम्मेदारियां हैं जो एक शादीशुदा महिला जो है उसको मजबूरन निभानी पड़ती है शादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का पहला मैं पढ़ रहा हूं। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, ये टाइगर किंग, द टाइगर किंग लेसन का है ये प्रश्न। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? जो महाराजा हैं उनको 100 टाइगर मारने थे,
तो उनको क्या करना पड़ेगा उस 100 टाइगर को मारने के लिए? तो आइए आंसर देखते हैं। महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। महाराजा ने 70 टाइगर्स को 10 सालों में मार दिया था। बट सडनली द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकेम एक्सटिंक्ट। लेकिन तभी अचानक से जो टाइगर की जनसंख्या थी उनके राज्य में, वो विलुप्त हो गई। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना। सो ही wanted टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो राजा ने तय किया कि उनको जो है उस राज्य में शादी करनी है जहाँ पे टाइगर की जनसंख्या जो है पर्याप्त हो या बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वॉज डॉक्टर सडाव, वेयर वॉज हिज हाउस? डॉक्टर सडाव कौन थे और उनका घर कहाँ था? तो आंसर है डॉक्टर सडाव होकी वॉज अ फेमस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सडाव होकी जो है एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, सर्जन थे और एक वैज्ञानिक थे। ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका। उन्होंने अपनी मेडिसिन की जो पढ़ाई की थी वो अमेरिका से की थी। He lived in a house surrounded by cedar trees on the Japanese coast. वो एक ऐसे घर में रहते थे जिसके चारों तरफ जो है सेडार ट्री थे, सेडार के पेड़ थे, और ये जापानीज कोस्ट में उनका घर था। वहाँ पे जो कोस्ट होता है, जो समुद्र का किनारा जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो है उनका घर था। आइए इसी 12वें पृष्ठ का तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। What advice did Anand offer Bama? 2 स्टोरीज इसमें जो हम लोगों का लेसन था उसमें जो ये पार्ट है बामा वाला चैप्टर है, तो उसमें उसका प्रश्न है ये, व्हाट एडवाइस डिड अनान ऑफर बामा? अनान जो बामा का भाई था उसने क्या सलाह बामा को दी थी? तो अनान एडवाइज्ड बामा दैट दे बिलोंग टू अ लो कॉस्ट कम्युनिटी। अनान ने बामा को सलाह दी कि वो दोनों भाई बहन जो है एक लो कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एंड द पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी हैड नॉट बीन रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड और गिवन एनी इम्पोर्टेंस। और उनकी समुदाय के लोगों को जो है कभी सम्मान नहीं दिया गया और ना ही उनको जो है कोई ऑनर दिया गया और ना ही कभी उनको कोई महत्व दिया गया। ओनली दे कुड अटेन ऑनर एंड डिग्निटी इफ दे स्टडीड एंड प्रॉस्पर्ड। अनान बामा को आगे बताता है कि वो सम्मान और स्वाभिमान का जीवन वो तभी जी सकते हैं जब भी वो खूब पढ़ें और पढ़ाई के बल पे जो है वो जीवन में कुछ अच्छा करें और सफल हों, तभी उनको समाज में सम्मान मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो पहला प्रश्न है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस अपने पानी के भय से कैसे बाहर आते हैं? तो आंसर है डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर by proper training, practice, determination, with the help of an instructor. He built a swimmer piece by piece. डगलस जो है अपने पानी के भय से जो है एक उचित ट्रेनिंग के द्वारा आते हैं, जिसमें उन्होंने खूब अभ्यास किया इंस्ट्रक्टर की मदद से, और इंस्ट्रक्टर ने उनको जो है धीरे धीरे, पीस बाय पीस का मतलब होता है धीरे धीरे, एक बेहतरीन स्विमर, तैराक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, The story Rat Trap focuses on human loneliness and the need to bond with others. Elaborate this statement. जो स्टोरी रैट ट्रैप है ये मानव जीवन के एकांकी होने या अकेले होने और उनकी दूसरों से जुड़ने की इच्छा पर है ये कहानी, रैट ट्रैप। इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इलैबोरेट करिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आइए देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये, तो आंसर पढ़ता हूं मैं। इन दिस स्टोरी द ऑथर टेल्स दैट एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज लाइक टू शेयर समथिंग विथ अदर्स। इस कहानी में लेखक हमको बताता है कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम हमेशा कुछ न कुछ लोगों से शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बी इट जॉय और सॉरो, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। इट मीन्स दैट ह्यूमंस डू नॉट वांट टू बी लोनली एंड दे वांट कंपनी ऑफ अदर्स। इसका मतलब है कि लोग अकेलापन पसंद नहीं करते हैं और वो लोगों का साथ चाहते हैं, उनकी कंपनी चाहते हैं। द स्टोरी फाइंड्स द पेडलर इज लोनली एंड हैज अ कन्वर्सेशन विद हिमसेल्फ। इस कहानी में जो पेडलर है उसमें पेडलर अकेला होता है
और वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर आर ऑल्सो लोनली। इस स्टोरी में जो आयरन मास्टर है, उनकी जो बेटी है एडला विलियमसन, वो भी दोनों अकेले ही हैं। दे आर रिच एंड हैव अ बिग हाउस। वो रईस हैं, पैसे वाले हैं, और उनके पास बड़ा घर है। बट दे डू नॉट हैव एनी बडी टू गिव देम कंपनी ऑन क्रिसमस। लेकिन उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि क्रिसमस में उनके साथ, उस त्योहार में उनके साथ कोई शरीक हो पाए। Hence they request the peddler to spend Christmas Eve with them. इस वजह से वो पेडलर से निवेदन करते हैं कि क्रिसमस का जो अवसर है वो उनके साथ बिताए। The author has very subtly focused on loneliness of humans and how they strive hard to get a good companion. लेखक ने जो है बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से इस बात का ध्यान दिया है कि मानव कितना अकेला है, कि व्यक्ति कितना अकेला है, और किस तरह से वो संघर्ष करता है कि उसको एक अच्छा साथी मिल जाए। आइए इसी क्वेश्चन नंबर 13 के तीसरे प्रश्न में चलते हैं। What was गांधीज पॉलिटिक्स इंटरट्विन्ड विथ? गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या बातें थी, वो किन बातों से मिलके बनी है गांधी की पॉलिटिक्स, राजनीति? तो आंसर है, गांधीज पॉलिटिक्स वॉज इंटरट्विन्ड विथ द फॉलोइंग। गांधी की पॉलिटिक्स जो है नीचे लिखी गई बातों से मिलके बनी हुई थी। पहला है, प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोगों की दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं थी उसको व्यवहारिक रूप से समझना। दूसरा, ही वांटेड टू चेंज द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ प्लेसेस लाइक चंपारण। वो चंपारण जैसी जगहों के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो बैकग्राउंड था, जो पृष्ठभूमि थी, उसको बदलना चाहते थे वो। तीसरा, ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट। वो प्रयास करते थे कि जो है एक नया और आज़ाद भारत बनाए जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जो आत्मनिर्भर बन सके। चौथा, ही वांटेड टू प्रोवाइड फ्रीडम टू द फार्मर्स फ्रॉम द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। वो किसानों को जो है जो अंग्रेज जमींदार थे उनके अन्यायों से, उनके कुचक्रों से जो है मुक्ति दिलाना चाहते थे, आज़ाद करना चाहते थे। ही टॉट अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। उन्होंने जो है लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 शब्दों में लिखना है इन प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? कवि जो कमला दास हैं, जिन्होंने माय मदर एट 66 पोएम लिखी है, उसमें उनके बिछड़ते समय जो शब्द कहे गए थे और जो उन्होंने स्माइल की थी, उसका क्या महत्व है, उसका क्या प्रतीक है, समझाइए। तो आंसर है, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा। कवित्री कहती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ। ये समझाता है बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड एन एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड चीयर। वो अपनी माँ को गुड बाय कह रही हैं, विदाई के लिए गुड बाय कह रही हैं, और साथ ही साथ इसके वो ये भी इशारा करना चाहती हैं कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, मतलब बहुत आशावादी हैं और बहुत खुश हैं कि वो अपनी अम्मा से बहुत जल्दी फिर से मिलेंगी। This also enables the poet to empathize with the sense of isolation faced by her mother in the old age. साथ ही साथ उनकी स्माइल जो है और जो पार्टिंग वर्ड्स है वो ये भी दिखाते हैं कि वो अपनी माँ के साथ जो है एम्पथाइज कर रही हैं, सहानुभूति दिखा रही हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है इस बुढ़ापे में, इस ओल्ड एज में जो है आइसोलेशन, मतलब वो एक एकांत या अकेलापन महसूस करती होंगी। हर स्माइल सिग्निफाइज हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ मदर्स इनएविटेबल डेथ। जो कवियत्री की स्माइल है वो ये बताती है कि वो असहाय है, क्योंकि उसकी माँ की मौत कभी भी आ सकती है और वो कुछ नहीं कर पाएगी। दिस एक्सप्रेसेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग पेन एंड स्ट्रगल दैट शी अंडरगोज। ये पूरी की पूरी बात जो वो करती है, इससे समझ में आता है कि वो अपनी माँ को कितना प्यार करती है और उसके बारे में कितना चिंता करती है, और इस वजह से वो अंदर ही अंदर जो है उसको बहुत कष्ट हो रहा है और बहुत संघर्ष वो महसूस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू? ये जो लाइन है देयरफॉर, इसलिए,
आर वी रेडिंग, हम लोग गूंथ रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों से बना हुआ हार, टू बाइंड अस टू अर्थ, सजेस्ट टू यू, जिससे कि हम अपने आप को पृथ्वी से बांध सकें। ये लाइन क्या सजेस्ट करती है, क्या इशारा करती है? तो आंसर है, दिस लाइन सजेस्ट दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू अर्थ विद अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। ये लाइन जो है हमको इशारा करती हैं कि सुंदर चीजें जो है हमको पृथ्वी से जोड़ के रखती हैं, पृथ्वी के प्रति आकर्षण बना के रखती हैं। According to the poet, even if the world is not worth living because of the innumerable reasons that ultimately result in gloom and depression, the zeal to live a happy and content life can be derived from the sight of the beautiful bounties of nature around us. कवि के अनुसार पाब्लो नेरुदा जो कवि है, सॉरी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है जॉन कीट्स ने लिखी है। तो जॉन कीट्स जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही ये दुनिया जो है ना जीने लायक ना हो, यहाँ पे निराशा है, यहाँ पे अंधेरा है ना, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो जीने की इच्छा जागृत होती है, वो तब जागृत होती है जब हम पृथ्वी पर और भी बहुत सारी सुंदर चीज़ें, सुंदर अनुभव महसूस करते हैं। तो कितने भी निराशा व दुख क्यों न हो, एक बार हम फिर से जो है नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ जो है अपने आप को फिर से खड़ा कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का पहला और दूसरा प्रश्न और उत्तर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। Apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss with reference to the third level. थर्ड लेवल से संबंधित ये प्रश्न है। थर्ड लेवल जो है आपके विस्टास बुक का है। अपरेंट इलॉजिकलिटी मतलब स्पष्ट रूप से जो कुतर्क होते हैं, कभी कभी जो है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन हो जाते हैं, भविष्य में महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। वो जो अभी आज आपको स्पष्ट रूप से इलॉजिकल बात लग रही है, वो भविष्य के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। ये द थर्ड लेवल लेसन के संदर्भ में इसको अपन को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज ट्रू दैट अपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्पष्ट रूप से आज इलॉजिकल लगती है बात हमको, वो आने वाले समय में या भविष्य में वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसको उदाहरण देके आगे समझाया गया है। बिफोर द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन, नोबडी कुड हैव डेयर टू बिलीव दैट मैन कुड फ्लाई। राइट ब्रदर्स ने जब भी वो पहला एरोप्लेन तैयार नहीं किया होता, तो कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि इंसान भी हवा में उड़ सकता है। Before Alexander Graham Bell invented the telephone, it would have been impossible to believe in long distance talks happening in the real time interface. अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया होता, तो ये असंभव होता विश्वास करना कि जो है सुदूर बैठे दूसरे व्यक्ति से जो है एक ही समय पे बात की जा सकती है। Moreover, there are examples of inventions like that of inventing a modern sewing machine with a needle that has hole on its end, which were conceived in dreams, are now part of our everyday reality. कुछ और भी उदाहरण है, जैसे कि आज वो सिलाई मशीन है, स्यूइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन है, जिसमें एक नीडल, एक सुई लगी होती है, उसमें ऊपर एक होल होता है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि जो कभी हमारे सपने हुआ करते थे, आज वो हकीकत हैं। All this emphasizes, ये सारी बातें इस बात पे जोर डालती हैं, that fantasies of one point of time that seem illogical may turn out to be revolutionary things that may change the future of the mankind. कि आज जो फैंटेसीज हैं, कपोल कल्पनाएं हैं हमारे इस समय के लिए, वो भविष्य में, और ये बातें इलॉजिकल लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में वो जो है क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, मानव जीवन के भविष्य के संदर्भ में। Similarly, it would not be far-fetched to think about railway stations fitted with time machine devices that would make travel from one era to another just a matter of time. इसी तरीके से रेलवे स्टेशन में जो है टाइम मशीन डिवाइस जो है क्यों नहीं आ सकती। ये दूर की बात नहीं होगी कि आने वाले समय में टाइम मशीन आ जाए और व्यक्ति जो है न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर कर सके, बल्कि एक युग से दूसरे युग में भी जा सके। ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। तो ये था पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 से। नाउ लेट्स
come down to second question number from the same question 15. What are what are Geoff Green's reasons for including high school students in the students on ice expedition? ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है तिसानी दोषी का। तो उसमें जो है जियोफ ग्रीन ने जो है क्या तर्क दिए हैं कि हाई स्कूल विद्यार्थियों को जो है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो था उस पर शामिल किया जाना चाहिए, उस प्रोग्राम में शामिल किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं उनके क्या तर्क थे। आंसर: जियोफ ग्रीन took the high school students to one end of the world to provide them the opportunity to develop the respect and understanding for the earth. जियोफ ग्रीन ने जो है हाई स्कूल के विद्यार्थियों को दुनिया के एक कोने पर, जिसको अंटार्कटिका कहते हैं, वहाँ पे लेके गए और उनको अवसर उपलब्ध कराया कि वो पृथ्वी के प्रति जो है सम्मान और समझ जो है विकसित करें। He wanted to make the future policymakers to experience how difficult it would have been for the earth to sustain life by rising its temperature. वो ये चाहते थे कि ये आने वाले भविष्य के नीति निर्माता जो विद्यार्थी हैं, आने वाले भविष्य के नीति निर्माता हैं, वो चाहते थे कि ये महसूस करें कि बढ़ते हुए टेम्परेचर में पृथ्वी में जीवन को कैसे संभव रखा जा सकता है। He wanted them to understand that any interference in nature can cause drastic mishappenings in the future. वो चाहते थे कि विद्यार्थी ये समझे कि किसी भी तरह की दखलंदाजी, इंटरफेरेंस मतलब होता है दखलंदाजी, प्रकृति में जो है बहुत बड़ी या विशाल पैमाने पर जो है दुर्घटना या तबाही को अंजाम दे सकती है। When the students see the ice shelves melting and collapsing, they can estimate the kind of environmental troubles ahead in their future. जब विद्यार्थी वहाँ पे पिघलती हुई बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टानों को और है ना देखेंगे वो पिघलते हुए, तो वो महसूस कर पाएंगे कि जो है क्या पर्यावरणीय खतरे जो हैं या परेशानियां भविष्य में आने वाली हैं। तो ये जो था आपके लिए सारा प्रश्न उत्तर था पार्ट 3 का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेक्शन डी क्वेश्चन आंसर देख लेंगे तो इनके बीच में आपको 30 से 35 नंबर के जो है क्वेश्चन जरूर आपको बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस पे है ना ध्यान से 2-3 बार 4 बार जितने बार आप समझ सकें रोज जो है 10 से 15 मिनट अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। आप इसको देखें और अपना रिजल्ट जो है इंग्लिश में अच्छे से बनाएं। मैं इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।